ये लो। विद्युतशीलता एप्सिलॉन से लिखते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाते हैं कि विद्युतशीलता या विद्युतीय पारगम्यता भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है विद्युतीय पारगम्यता। परिभाषा है कि किसी माध्यम से विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुजरने की क्षमता, किसी माध्यम से विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुजरने की क्षमता को क्या कहते हैं अपन? विद्युतशीलता कहते हैं। मतलब किसी भी माध्यम से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आसानी से या कैसे गुजर सकती हैं उसको क्या कहेंगे? विद्युतशीलता या विद्युतीय पारगम्यता कहलाती है। या यूं कहें कि पारगमित होने की क्षमता, पारगमन करने की क्षमता, वो विद्युतशीलता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसको कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन है और मात्रक इसका क्या होगा? मात्रक कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। निर्वात के लिए इसी चीज को ये लिखा जाएगा, निर्वात के लिए एप्सिलॉन 0 लिख देंगे, मान होगा 8.85 माइनस का 12, मात्रक वही कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में अपन चल रहे हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर से लिखते हैं, कुछ किताबों में कैसे भी लिखते हैं, और इसको पराविद्युतांक भी कहा जाता है भाई। क्या कहते हैं इसको? पराविद्युतांक। सबसे पहले आते हैं कि परिभाषा क्या है। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात किसके बराबर होता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक के बराबर होता है। तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। मात्रकहीन होती है और विमाहीन होती है, ठीक है। इसको इधर गुणा करेंगे आप, इस साइड में जब गुणा करेंगे तो एप्सिलॉन किसके बराबर आएगा? एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है भाई अपने पास, ये खूब काम में आता है। उसका कारण भी है, विद्युत बल पढ़ेंगे, उसके विद्युत बल पढ़ लिया कूलाम के नियम में, फिर उसके बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, फिर विद्युत विभव, विद्युत स्थिति ऊर्जा, ये सब जो होती है इनका निर्वात में मान अलग होता है, माध्यम में मान अलग होता है। एक बार यहां से देखो, ये निर्वात है, ठीक है। तो अगर निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन आर से गुणा कर दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाएगी? माध्यम की विद्युतशीलता प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब यह है कि निर्वात को माध्यम में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा अपने को? एप्सिलॉन आर से गुणा करना पड़ता है। ये जहां जहां भी आएंगे काम करता चला जाएगा। एप्सिलॉन आर का मान जो होता है वो 1 से ज्यादा या 1 के बराबर, अनंत से कम या उसके बराबर, मतलब किसके बीच में हो गया? 1 से लेकर अनंत तक हो सकता है एप्सिलॉन आर का मान, ठीक है। एप्सिलॉन आर का मान सबसे कम जो होता है वो निर्वात के लिए होता है भाई। निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। और ये धातुएं होती है ना, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, इनके लिए एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। सभी धातुओं के लिए इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? अनंत के बराबर होता है। आगे बात समझ में? ये भी आगे अपन चले, यहां से देखो, दो आवेश हैं Q1 व Q2 के मध्य निर्वात में बल, निर्वात में बल, तो निर्वात में बल कितना होगा बोलो? F बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आ गया होगा समझ में? इन्हीं आवेशों के बीच में अगर माध्यम में बल निकालना चाहते हो तो क्या आएगा बताओ? एफ एम ले लें, फोर्स इन मीडियम, या एफ डैश भी ले सकते हैं, अपने पास दोनों एक ही बात है। तो एफ एम बराबर 1 अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r आ गया होगा समझ में, एप्सिलॉन r से गुणा करेंगे क्या आएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। समीकरण 1 से देखो एक बार क्या रहेगा, Fm इज इक्वल टू F अपॉन एप्सिलॉन r। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप ये जानते हैं कि एप्सिलॉन r का मान कम से कम निर्वात के लिए होता है और 1 होता है, और बाकी सब के लिए उसका मान होगा ज्यादा। एप्सिलॉन r का मान 1 से ज्यादा होगा तो Fm का मान F से कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, क्योंकि बड़ी संख्या से भाग दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो अपन ये कह सकते हैं कि Fm इज लेस देन क्या होगा, F होगा। मतलब ये हुआ कि निर्वात में बल सर्वाधिक होता है और माध्यम में बल के मान में क्या आती है, कमी आती है। तो अपन ये लिख सकते हैं माध्यम में बल घटेगा भाई, बल में लगातार क्या आएगी, माध्यम में कमी आती चली जाती है। जैसे मान लो कि एप्सिलॉन r का मान अपने को ये दे दिया 5 दे दिया, तो कितना हो जाएगा बल, अब F/5 हो जाएगा अपने पास। और अगर परसेंटेज परिवर्तन निकालो कि परसेंटेज कमी निकालनी है तो क्या होगा बोलो सूत्र, F माइनस Fm अपॉन F इंटू क्या आएगा 100, F माइनस F/5 बटे F इंटू क्या आएगा बताओ 100। जब सॉर्ट आउट करोगे आंसर आएगा 400% कमी। तो बल में कितने परसेंट की कमी आ जाएगी, इसमें 400% की कमी आ जाती है। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। कूलाम के नियम का सदिश रूप। देखो भाई 11th में गुरुत्वाकर्षण वाले पार्ट में भी पढ़ा होगा। माना कि कोई दो आवेश हैं, वो A और B बिंदु पर रखे हुए हैं। ये आवेश Q1 है और दूसरा आवेश जो है वो Q2 है, ठीक है। A और B के मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या माने हैं मैंने, R1 वेक्टर, और दूसरे का क्या माना है मैंने, R2 वेक्टर है। ये R1 वेक्टर जब भी लिखते हो ना तुम, ये एक्चुअल में R1 वेक्टर जैसा कुछ ही नहीं होता है, ये R01 वेक्टर होता है। क्या होता है, R01। R01 का मतलब होता है 0 से 1 की ओर दिशा होती है, या इसको यूं लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस क्या आएगा, R0 वेक्टर। जैसे आप ये जानते हो AB वेक्टर बराबर क्या लिखा जाता है बताओ, B वेक्टर माइनस क्या आता है, बाद वाले में से पहले वाला घटा दिया अपन ने, तो R1 माइनस क्या हो जाएगा, R0। ये मूल बिंदु का सदिश है। अब अपन जानते हैं कि मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, तो शून्य सदिश हो गया, इसमें से ये 0 माइनस किया तो क्या बच गया अपने पास है, R1 वेक्टर बच जाता है। इसीलिए जब कभी भी जैसे कोई लिखता है ना A वेक्टर, तो ये अपने आप ही अंडरस्टूड होना चाहिए कि एक्चुअल में वो क्या है, OA वेक्टर है। क्या है वो, OA वेक्टर है, क्योंकि केवल सदिश का कोई मतलब नहीं रहता है, OA वेक्टर है। तो ये लिखा जाएगा A वेक्टर माइनस क्या लिखा जाएगा, O वेक्टर।
पर मूल बिंदु का सदिश किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो ये इसको वापस ए वेक्टर ही लिखा जा सकता है। क्लियर है? अच्छा पहले रह गया, ध्यान नहीं दिया। आगे अपन चलते हैं। इसका सदिश r1 वेक्टर हो गया, इसका सदिश क्या हो गया? r2 वेक्टर हो गया। अब अपन चले, मान लो कि ये दोनों ही आवेश धन आवेश हैं, तो दोनों ही क्या हैं? ऋण आवेश है। मतलब दोनों सजातीय आवेश मान लेते हैं। विजातीय आवेशों से भी आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पर एक बार के लिए अपन ये मान लेते हैं कि दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो दोनों पॉजिटिव हैं तो देखो एक बार, मान लो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो ये Q2 इस Q1 पर बल लगाएगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा। ये बल हो गया, इधर धक्का देगा इसको। ये बल जो कहलाएगा इसको बोलेंगे अपन F12। क्या बोलेंगे इसको? F12। मतलब क्या होगा? एक पर दो के कारण लगने वाला बल। क्या मतलब होगा इसका? एक पर दो के कारण लगने वाला बल, क्योंकि Q1 पर किसके कारण लग रहा है? ये Q2 के कारण लग रहा है। ये Q1 इस Q2 को क्या करेगा फिर वापस बताओ? प्रतिकर्षित। तो ये Q1 किधर धक्का देगा? ऊपर की ओर धक्का देगा। तो ये Q1 ने इस Q2 पर बल लगाया। ये क्या लिखा जाएगा बताओ? चलो, F21 दो पर एक के कारण लगने वाला बल। यहां तक का तो खेल समझ में आ गया होगा सारा का सारा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो यहाँ तो क्लियर आ रहा है बेटा। अब कोई दिक्कत जो है तेरे नेट में है प्रदीप है, हमारे पास तो वीडियो क्लियर है। और किसी को दिक्कत है क्या वीडियो की? प्रियंका वीडियो क्लियर है? मयंक, प्रियंका। अब देखो दो चीजें और बता देता हूं मैं। इस बल की दिशा में भी स्थिति सदिश निकालने हैं अपने को। F12 की दिशा में भी निकालना है और F21 की दिशा में भी ज्ञात करना है। कुछ नहीं होगा वो इसमें से, तो रहने तो कुछ ही नहीं होता है, वो ऐसे ही रहता है। ये तो कैमरा नेट की प्रॉब्लम है ये सारी। हाँ भाई, अब अपन देखो एक बार, ये देखो F12 की दिशा में सदिश निकालोगे। ये Q2 है और ये क्या है? Q1 है। Q2 से Q1 की ओर जो सदिश होगा उसको लिखा जाएगा R21। ये तरीका है इसका। Q2 से Q1 की ओर सदिश होगा उसको क्या लिखा जाएगा? R21 लिखा जाएगा। और Q1 से Q2 की ओर होगा उसको क्या लिखा जाएगा? R12 लिखा जाएगा। ये इसका तरीका है। तो R12 की दिशा किधर हो गई? 1 से 2 की ओर हो गई। और R21 की दिशा किधर हो गई? 2 से 1 की ओर हो गई। अब अपन चलते हैं F12 की दिशा में, तो कौन सा सदिश यूज में लोगे? R21 वेक्टर यूज में लोगे। और F21 की दिशा में क्या काम में लोगे? R12 यूज में लेना है। ये ध्यान रखना है इसमें अपने पास। यही चीज अगर अपन विजातीय आवेशों के लिए मतलब आकर्षण बल के लिए पढ़ोगे तो फिर F12 की दिशा में R12 हो जाएगा और F21 की दिशा में R21 हो जाता है। इसलिए अपने पास मैं सजातीय आवेश पढ़ा रहा हूं तो F12 की दिशा में तो R21 आएगा, F21 की दिशा में R12 आएगा। अभी और क्लियर करा देता हूं मैं। ये तो बात हो गई इसकी। अब इसको लिख भी देता हूं मैं। R21 वेक्टर, इसका मतलब होगा 1 का 2 के सापेक्ष सदिश। और R12 वेक्टर का मतलब क्या होगा? 2 का 1 के सापेक्ष सदिश। और दिशा 1 से 2 की, इसकी दिशा 2 से 1 की ओर हो जाएगी। इसकी दिशा किधर हो जाएगी? 1 से 2 की ओर। दिशा यहां से देखी जाती है, पहले वाले से बाद वाले की ओर होती है। तो 2 से 1 की ओर हो जाएगी, इसमें किधर हो जाएगी? 1 से 2 की ओर हो जाती है। क्लियर है मामला? तो अब अपन चलते हैं Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। देखो Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल F12 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब R तो कुछ है ही नहीं इसमें। हाँ,
F12 की दिशा में क्या है, यहां से देखो एक बार, R21 है भाई, क्या है, R21 है, तो अपने को R21 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, R21। अब वेक्टर का डायरेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इसका मोड लेके स्क्वायर करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर का सीधा स्क्वायर नहीं हो सकता। फिर इकाई सदिश लिखोगे आर केप, क्या लिखोगे, R21 केप, ये इकाई सदिश है। इस इकाई सदिश की दिशा किधर हो जाएगी, 2 से 1 की ओर। दिशा किधर हो जाएगी इसकी, 2 से 1 की ओर। आगे बढ़े, ये R21, इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, R1 वेक्टर माइनस क्या लिखा जाएगा, R21 वेक्टर, ठीक है। से ये रखते हो तो क्या आएगा बताओ, F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड का स्क्वायर R21 का केप। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1। आ गया यहां तक समझ में? आगे बढ़ो भाई, Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, Q2 पर है Q1 के कारण लगने वाला बल क्या लिखा जाएगा बताओ, F21 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन बोलो R12 आ जाएगा, इसकी दिशा में दिख गया होगा, तो क्या लिखेंगे अपन इसको, ये R12 वेक्टर का मोड का स्क्वायर R12 के, ये इकाई सदिश हो जाएगा किसकी दिशा में, F21 की दिशा में हो जाएगा। R12 का मान क्या लिखा जा सकता है बताओ जी भाई, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो F21 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड का स्क्वायर R12 का केप, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ये और लिख सकता हूं क्या, देखो, F21 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड का स्क्वायर R12 केप। कुछ भी चेंज नहीं किया है, यहां से देखो R2 माइनस R1 का मोड स्क्वायर था, यहां से अपन ने क्या लिख दिया इसको, R1 माइनस R2 का मोड का स्क्वायर। वो इसलिए लिख सकते हैं कि स्क्वायर है, माइनस प्लस में बदल जाएगा, दूसरा मोड भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। एक बार एक स्क्रीनशॉट ले भाई, मिटाऊंगा फिर आगे बढ़ेंगे। चले, चलो जी भाई, अब एक बार देखो, यहां से इसमें इकाई सदिश आ रहा है R12 के, इसमें इकाई सदिश क्या आ रहा है, R21 के, ये भी इकाई सदिश है, ये भी इकाई सदिश है। इकाई सदिश है तो दोनों सदिशों का परिमाण क्या होगा, बराबर, क्योंकि परिमाण इकाई के बराबर हो जाएगा, तो दोनों का परिमाण तो 1 हो गया, दिशा विपरीत हो गई, क्योंकि इसकी दिशा 1 से 2 की ओर हो जाएगी, उसकी दिशा किधर हो जाएगी, 2 से 1 की ओर हो जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि R12 केप व R21 केप विपरीत इकाई सदिश है, विपरीत इकाई सदिश है, मतलब इकाई सदिश है तो परिमाण बराबर, दिशा विपरीत है, तो इन दोनों में ये रिलेशन हो जाएगा, R12 केप किसके बराबर हो जाएगा, R21 केप के बराबर, चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ये मान जो है समीकरण 2 में रखो, तो समीकरण है 2 से क्या आएगा बताओ, R12 केप, सॉरी F21 बोलो वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड का स्क्वायर माइनस R21 के, समीकरण नंबर 3।
ये समीकरण नंबर 3 है, ये समीकरण नंबर 1 है। इन दोनों की अगर आप तुलना करेंगे तो क्या देखेंगे, देखो एक बार कि Q1 Q2 R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दोनों में सेम है, ठीक है ना। ये भी दोनों में सेम है, अंतर किसका है, माइनस का। किसका अंतर है, माइनस का। तो समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर तीन की तुलना करने पर, तुलना आप करोगे तो ये पाओगे कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। अतः 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल 2 पर 1 के कारण लगने वाले बल के बराबर होगा, और प्रकृति दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत, जो क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार दिया जा रहा है। क्लियर है, चलो। अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा देता हूं। हाँ जी भाई, देखो सबसे पहले तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है वो बाद में बोल दूंगा। पहले अपन ये चलते हैं, माना कि कोई बहुआवेश निकाय है। बहुआवेश निकाय का मतलब जिसमें बहुत सारे आवेश हैं, ढेर सारे आवेश हैं। आवेशों की संख्या जो है वो n मान लेते हैं अपन। कितने आवेश मान लिए अपन ने, n आवेश मान लिए। तो अब अपन चलें, इनके परिमाण Q1 Q2 Q3 और कहां तक हैं, Qn तक हैं। इनके स्थिति सदिश क्या क्या दे रखे हैं, देखो इनके परिमाण तो हो गए Q1 Q2 डैश 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 Qn तक हैं। मूल बिंदु के सापेक्ष इनके स्थिति सदिश है R12 और कहां तक है, Rn तक है। इस निकाय में एक परीक्षण आवेश Q0 भी रखा गया है। छोटा सा आवेश है भाई अपने पास, है ना। Q0 रखा गया है, जिसका स्थिति सदिश मैंने क्या मान लिया, R0 मान लिया। देखो भाई, परीक्षण आवेश का परिमाण काफी कम लिया जाता है ताकि यह दूसरे आवेशों को प्रभावित न कर सके। मतलब यह है कि बाकी आवेश इस पर बल लगाएंगे, उसकी तुलना में इसके द्वारा बाकी दूसरे आवेशों पर लगाया गया बल नगण्य माना जा सकता है। मतलब ये इतना छोटा है कि सब आवेश इस पर बल लगाएंगे वो तो जोड़ लेंगे अपन, लेकिन ये जो दूसरे आवेशों पर बल लगाएगा उसको आसानी से क्या मान सकते हैं अपन, नगण्य मान सकते हैं। तो परीक्षण आवेश का परिमाण बहुत ही कम या बहुत ही छोटा लिया जाता है। अब अपन चलें, सबसे पहले ये मान लो कि सारे ही धनावेश हैं, तो ये Q1 आवेश जो होगा, ये Q1 आवेश होगा, ये Q0 पर इधर बल लगाएगा, ठीक है। बल जो होगा वो क्या लिखा जाएगा बताओ, F01 Q0 पर किसके कारण लगने वाला बल है, Q1 के कारण लगने वाला बल। तो क्या लिख दिया अपन ने, F01 लिख दिया। ऐसे ही ये Q2, ये क्या लिखा जाएगा बताओ, F02 लिखा जाएगा। ऐसे ही ये हो जाएगा, ये क्या लिखा जाएगा, F0n हो जाएगा। आ गया होगा यहाँ तक समझ में। और वैसे भी कोई अगर दिक्कत हो तो भी कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ा है, उसके आधार पर अपन बता देंगे। सबसे पहले अपन चलें Q0 पर Q1 के
कारण लगने वाला बल। बोलो जी भाई, कूलाम के नियम के अनुसार F01 हो गया, बराबर क्या आएगा, K Q0 Q1 अपॉन R10 का मोड का स्क्वायर R10 का केप। अगर याद नहीं है तो ये रहा, ये लो, ये बताया था। F12 बराबर क्या आया था, K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R21 का केप। ये लिया था अपन ने। तो उल्टा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बस ये ध्यान रख लो इसमें। ये इसका काम हो गया। इसके आधार पर ये मैंने लिख दिया, इसको 01 को 10 कर दिया, यहाँ पर 10 केप हो गया। ठीक है, अब ये लिख सकते हैं इसको, F01 वेक्टर इज इक्वल टू K Q0 Q1 अपॉन, ये भी लिखा जा सकता है, बोलो R0 माइनस R1 का मोड का स्क्वायर और R10 का केप, समीकरण नंबर 1। बस ये पहला समीकरण आना चाहिए, उसके बाद में सारे अपने आप ही हो जाते हैं इसमें। तो अब अपन चलेंगे दूसरे आवेश के लिए। Q0 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। बोलो जी भाई, क्या होगा, F02 बराबर K Q0 Q2 अपॉन, बोलो R02, या ये ले लें R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड का स्क्वायर R20 का केप। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। तो पहले आवेश के कारण हो गया, फिर दूसरे का आवेश के कारण हो गया। ऐसे ही डायरेक्ट कौन से आवेश के कारण निकाल सकते हो आप, nवें आवेश के कारण इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। तो nवें आवेश के कारण इसका मान निकालोगे तो क्या रहेगा, बताओ। Q0 पर Qn के कारण लगने वाला बल। बोलो जी भाई, F0 n हो जाएगा, K Q0 Qn अपॉन R0 वेक्टर, Rn वेक्टर का मोड का स्क्वायर Rn0 का केप हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। तो Q0 पर परिणामी बल, टोटल बल, बोलो कितना होगा, F वेक्टर F01 F02 प्लस क्या होगा, F0n हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1, 2 व 3 से एक बार स्क्रीनशॉट ले वो एक पहले। चलो जी भाई, ये मान रखेंगे इसमें, ये आएगा ये आ गया इसका मान, देखो F इज इक्वल टू K Q0 Q1 अपॉन R0 माइनस का मोड का स्क्वायर R10 का केप प्लस K Q0 Q2 अपॉन R0 माइनस R2 का मोड का स्क्वायर R20 का केप डैश 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 प्लस, बोलो K Q0 Qn अपॉन R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर का मोड का स्क्वायर Rn0 का के। ठीक है, इसको सिग्मा के रूप में लिख सकते हैं अपन। देखो, तो ये सिग्मा के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है, F इज इक्वल टू सिग्मा I बराबर 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, n तक।
1 2 3 4 5 सिग्मा के तो रूप में दो लिखने का तरीका बता देता हूं मैं कैसे लिखा जाता है। बताओ। पहला पद ले लो आप, पहले पद में जहां जहां 1 लिखा हुआ है ना वहां क्या लिख दो, आई लिख दो, क्योंकि आई इक्वल टू 1 एक से स्टार्ट है। तो पहले पद में जहां जहां एक आ रहा है उसकी जगह आई लिख दोगे तो मान आ गया के Q0 QI अपॉन R0 माइनस RI वेक्टर का मोड का स्क्वायर RI0 का केप। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है भाई। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी बहुआवेश निकाय में, बहुआवेश निकाय का मतलब है जिसमें बहुत सारे आवेश उपस्थित हों, किसी बहुआवेश निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उस निकाय में उपस्थित अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। आ गया मामला समझ में? ठीक है, अब अपन चलते हैं, एक एग्जाम्पल बता देता हूं, उसके बाद में देखते हैं। देखो जी भाई, ये है दो गोले ए व बी पर समान आवेश क्यों है? ये किसी दूरी पर रखे गए हैं। तीसरा गोला सी उदासीन है। पहले सी को ऐसे स्पर्श कराते हैं, सी को ऐसे स्पर्श कराकर उसके पश्चात सी को बी से स्पर्श कराकर ए व बी को पुनः उसी स्थान पर रख देते हैं। तो अब बल कितना होगा? कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी सोल्व कराएंगे तो देख लेंगे। ये ए है और ये बी है, आर दूरी है, इस पर आवेश क्यों है, इस पर भी आवेश क्यों है, ठीक है ना, आर दूरी पर रखे हुए हैं। तो पहले इनके मध्य का बल बताओ कितना होगा, के क्यों क्यों अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ का मान हो गया क्योंकि स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब एक तीसरा गोला सी है, ये सी है, इस पर आवेश किसके बराबर है, 0 के बराबर है। पहले ए व सी को स्पर्श करा रहे हैं भाई, ये ए और सी को, तो क्यों प्लस क्या हो गया 0, टोटल आवेश कितना हो गया क्यों, बाद में दोनों को अलग अलग कर दो, तो ये ए हो गया, इस पर Q/2 और इस पर भी आवेश कितना हो जाएगा Q/2। अब ये कह रहे हैं कि इस सी को जो है ना बी से स्पर्श कराते हैं अपन, तो ये बी और ये सी, ये क्यों, इसका मान Q/2, तो 3Q/2 हो गया। अब इन दोनों गोलों को फिर अलग अलग कर देते हैं, इस पर हो गया 3Q/4 हो गया, और इस पर इसका आधा आधा कर दो भाई, दोनों जगह दो जगह बांट दो, तो ये 3Q/4 हो गया। अब ये कह रहे हैं कि ए और बी को वापस अपनी जगह रखो, तो ए पर आवेश कितना है, अब देखो एक बार यहां से Q/2 है, ये लिख दो इसका Q/2,
इस पर आवेश कितना है बी पर 3q/4। तो अब बल बताना है कि कितना होगा। तो F डैश इज इक्वल टू बोलो k q/2 इंटू 3q/4 अपॉन क्या हो जाएगा r²। अपन ये लिख सकते हैं कि F डैश इज इक्वल टू 3/8 के q² अपॉन r² और F डैश इज इक्वल टू 3/8 F के बराबर। तुम्हारी किताब का न्यूमेरिकल है, स्क्रीनशॉट ले लो, काम खत्म। थैंक यू। कर लेना मीटिंग का एंड।